नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपी की मैपिंग से। तो यूपी जो हम देखते हैं अगर मैप में, भारत के मैप में, तो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ठीक कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। अब इसके मैप पे आते हैं। अब सबसे आसान क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिले। तो इन्हें देखते हैं। सबसे पूरब जिला जो दिखता है हमें, जो बिहार से लगा हुआ है, इसका नाम है बलिया। तो इसका नाम क्या रखना है याद? बलिया। उसके बाद अगर हम सबसे पश्चिमी ज़िले पे जाएंगे तो उसका नाम है शामली। उसके बाद उत्तर में अगर देखेंगे तो शामली के ऊपर एक ज़िला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जो ज़िला है सोनभद्र। अब इन्हें याद रखते हैं। सबसे पहले बलिया, बलिया को एक बालक से याद कर लेते हैं जो दिल्ली की तरफ जाता है और दिल्ली में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, तो शामली। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सबसे उत्तरी ज़िले की बात करेंगे तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो इसे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सहारनपुर। और जो सबसे दक्षिणी ज़िला होगा, इस ज़िले का नाम है सोनभद्र। तो सोने के लिए लोग गिर जाते हैं, तो सबसे नीचे तक कौन सा ज़िला होगा? सोनभद्र ज़िला होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस राज्य से कितने ज़िले लगे हुए हैं। अब अगर हम एमपी से देखें, ये वाला क्षेत्र किसका है? एमपी का। तो एमपी से जो ज़िले लगे हैं वो 11 ज़िले लगे हुए हैं। तो अगर हम मैप में थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे एक ज़िला ललितपुर वाला निकला है, सोनभद्र वाला। तो ये दोनों लटके टाइप के से ज़िले हैं, तो इन्हें एक एक से याद कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 ज़िले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश से। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार से, बिहार से, नेपाल से और उत्तराखंड से, इन सभी से 7 ज़िले लगे हुए हैं। तो बिहार से कितने ज़िले? 7 ज़िले, नेपाल से 7 ज़िले और उत्तराखंड से 7 ज़िले, इन्हें याद रखना है। इसके बाद अगर हम राजस्थान की तरफ जाएंगे तो राजस्थान की तरफ 2 ज़िले मिलेंगे, आगरा और मथुरा। तो राजस्थान से आगरा और मथुरा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, सबसे उत्तर में सहारनपुर की जो छोटी सी सीमा लगी है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो हिमाचल प्रदेश से कितना राज्य लगे, ज़िले लगे हैं? 1। इसके बाद अगर हम हरियाणा से देखें तो ये वाला पूरा बेल्ट हरियाणा से लगा है, यहाँ पे 6 ज़िले पड़ते हैं। और जो दिल्ली से ज़िले लगे हुए हैं, हम एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़िले की बात कर रहे हैं। तो 2 जो ज़िले लगे हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, ये 2 ज़िले लगे हुए हैं। तो ये हमने पूरा लोकेशन देखी उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ज़िला आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश का थोड़ा इतिहास देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो है नाम राज्य का क्या? उत्तर प्रदेश है। पर क्या ये हमेशा से उत्तर प्रदेश था? नहीं। हुआ क्या था कि 1935 के बाद जो 37 में चुनाव हुए थे अधिनियम के तहत, तो उस टाइम इसका नाम 1937 से संयुक्त प्रांत नाम से इसे जाना जाता था। तो 1937 से पूर्व जो था, पहले नाम क्या था 37 तक, और संयुक्त प्रांत। इसके बाद क्या हुआ? 1937 में संयुक्त प्रांत का जब गठन हुआ, उसके बाद जब नया नामकरण कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, जब देश आज़ाद हो चुका था, संविधान लागू हो रहा था, उस टाइम क्या नाम रखा गया इसका? उत्तर प्रदेश। तो ये फैक्ट आ जाएगा, क्योंकि संयुक्त प्रांत वाला एरिया बड़ा हुआ करता था, उसका एक पार्ट उत्तर प्रदेश कहलाया बाद में। इसके बाद इसकी स्थापना देखें तो स्थापना 24 जनवरी को हुई थी, क्योंकि नाम कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अब पुनर्गठन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो था उससे अलग होके 13 ज़िले, जो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में 13 ज़िले चले गए थे अलग होके। तो ये आ सकता है। तो 9 नवंबर सन 2000 को, तो अगर पूछा जाए कब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था या उत्तराखंड कब बना था, तो 9 नवंबर सन 2000 को 13 पर्वतीय ज़िले अलग होके उत्तरांचल, जो अब क्या कहलाता है, उत्तराखंड का गठन हुआ था। अब उत्तर प्रदेश की हम जो राजधानी जानते हैं वो क्या है? लखनऊ है। जबकि जो न्यायिक राजधानी है, जहाँ हाई कोर्ट स्थित है, वो क्या है? प्रयागराज है। तो ये देखना है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअली आते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे याद कर सकते हैं, 2-4 किलोमीटर है, 2,40,000, तो 2 और 4 आएगा नंबर, तो 2-4 याद कर सकते हैं इसे। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। अब 7 नंबर काफ़ी कॉमन है, क्योंकि अभी हमने देखा था नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, इन सबसे 7 ज़िले लगे हुए थे। वैसे ही याद कर सकते हैं कि 7 जो है % भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या है? उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत
में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथा। तो पहले, दूसरे, तीसरे कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है राजस्थान, सबसे पहला राजस्थान, राजस्थान के बाद दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र और इसके बाद कौन सा आता है उत्तर प्रदेश। तो 4 जिले ये याद रखने हैं। इसके बाद अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो कितना प्रतिशत? 16.5%। और कुल जो जनसंख्या है लगभग कितना 20 करोड़ के आसपास है। तो ये याद रखना है 16.5%, ये नंबर याद रखना है भारत की कुल जनसंख्या का है। मतलब भारत में 100 में से 16-17 लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में है। जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 20 करोड़ के आसपास है। तो सबसे बड़ा राज्य है ये। अब सीमावर्ती देखे हमने तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगी हुई है जितने राज्यों से, वो 8 राज्यों से सीमा लगी हुई है जो अपने मैप से देखे थे। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसके बाद बिहार आ जाएगा। अब इसमें जो कन्फ्यूज हो सकते हैं वो हिमाचल प्रदेश के साथ हो सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी है कि नहीं लगी है। इसके बाद दूसरा होगा छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो अगर हम मैप में थोड़ा सा देखें जाके तो ऊपर का ये हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश से लगा है, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड ये इसका साउथ वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगी है। तो टोटल कितने हो गए? 9। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। एक देश से भी सीमा लगी है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की किसी देश से सीमा लगी है तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या स्थित है? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश से एक देश की सीमा नेपाल लगी हुई है। तो ये हमने देखा। अब सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला एक जिला बताना हो, सबसे ज़्यादा राज्यों को जो स्पर्श करेगा वो कौन सा करता है? सोनभद्र है। सोनभद्र किससे करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो जो सोनभद्र वाला जिला है वो कहाँ पे है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन में सोनभद्र, ये वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। तो सोनभद्र से 4 जिले लगे हुए हैं, 4 राज्य लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। तो इसे सोने से याद कर रहेंगे, सोने वाली चीज़ है तो ज़्यादा एरिया में मतलब ज़्यादा राज्य लगे होंगे। इसके बाद प्रशासनिक इकाई देखें, ये पूछा जाएगा कि कितने उत्तर प्रदेश में नगर निगम है। तो नगर निगम 17 नगर निगम, मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं और ज़िले अभी कितने हैं वर्तमान में? 75 ज़िले हैं। तो ये याद रखना है, नगर निगम 17, मंडल कितने? 18 रहेंगे और ज़िले 75 हैं। इसके बाद प्रशासन शासन व्यवस्था की बात करें तो 75 जिलों में 18 मंडल हैं, इसमें 24 करोड़ से अधिक। अब क्या है, जो 20 करोड़ आबादी थी वो कब तक थी? तो यार 11 की जनगणना के अनुसार। अब जो अनुमान लगाया जाता है वो लगभग 25 करोड़, 24-25 करोड़ हो चुकी होगी जो नई जनगणना होगी उसमें। तो इसे दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे जटिल जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें से इसे माना जाता है। तो इसे देखते हैं। अब जो सबसे कॉमन क्वेश्चन एक आएगा उत्तर प्रदेश में वो आएगा राज्य की प्रतीक कौन कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो ये देखते हैं। तो राज्य की प्रतीक पहला है पशु। पशु क्या है? 12 सिंगा। तो याद रखना है सबसे बड़ा मतलब जो राज्य की पशु है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? 12 सिंगा। तो ये याद रखना है। राज्य की पक्षी कौन सा है? तो यही है सारस क्रेन। तो इससे में से याद रख सकते हैं। सारस जो है, सारस क्रेन वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर क्रेन जी ज़्यादा चलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये क्रेन से याद रहेगा पक्षी। उसके बाद है राज्य की वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष है अशोक का वृक्ष। वृक्ष की बात कर रहे हैं। और जब हम पुष्प की बात करेंगे तो वो पुष्प हो जाएगा पलाश का, जिसे टेसू का भी कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर याद रखना है। वृक्ष पूछा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? अशोक का। तो अशोक का शासन रहा था भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, तो अशोक याद करेंगे, अशोक का वृक्ष मिलेगा। इसके बाद नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कथक। तो कथक जो नहीं है ये कौन क्या है? कथक केवल। तो ये राज्य की खेल की बात करेंगे तो जो भारत का खेल है वही उत्तर प्रदेश का है, हॉकी। तो ये रहा राज्य की वाले। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास थोड़ा देखते हैं। तो जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं एंशिएंट भारत में, तो एंशिएंट में जो उत्तर प्रदेश है वो इस वाला एरिया जो उत्तरी पूरा एरिया हुआ करता था ये ब्रह्मऋषि देश कहलाता था, या इसे ही कहते थे मध्य देश। तो ये वाला एरिया उस टाइम ये बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, तो ब्रह्मऋषि देश या मध्य देश कहा जाता था। महाकाव्यों की जो भूमि है जैसे रामायण, महाभारत और जितने पुराणों की मेन कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर ही लिखी गई हैं। महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपदों में से 7 नहीं 8 हैं। कितने? 8 महाजनपद हैं। यहाँ पे गलत प्रिंट है। 8 महाजनपद किस में है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये वाली बात रही है।
8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? काशी है, कौशल है, वत्स है, चेदी है, सूरसेन, पांचाल, मल्ल। तो ये याद रखने हैं 8 टोटल। नंबर तो नहीं आएगा, मतलब नंबर ही आएगा, ये नहीं आएगा कौन सा है कौन सा नहीं, ज़्यादातर चांस है नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद बात करें तो हमने देखा प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में 2 धर्म का केंद्र रहा था उत्तर प्रदेश, वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में ही दिया था, और सारनाथ किस जिले में है वर्तमान में? वो है वाराणसी वाले एरिया में, तो ये याद रखना है अभी, तो वाराणसी में। उसके बाद है, इसी को क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, क्योंकि यहाँ से धर्म का पहिया घूमा था, तो यही चीज़ याद रखनी है। इसके बाद है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मतलब जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अब कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी एरिया हमने देखा था, वहीं पे ऊपर की थोड़ी उत्तर में देखेंगे तो क्या मिलेगा? कुशीनगर। उसके बाद है बुद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया, ज़्यादा उनके जो अनुयायी थे वो उत्तर प्रदेश से थे, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। मौर्य और गुप्त काल में देखें तो यह क्षेत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भी केंद्र बना था। अब अशोक का जो सिंह स्तंभ है, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है, मतलब बनाया गया है, वो सारनाथ से ही लिया गया है। अब सारनाथ में ही अभी देखा हमने कि प्रथम उपदेश भी दिया था, तो अशोक चूंकि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो अशोक ने यहीं पे क्या बनाया था? जो सिंह स्तंभ था, और जिसे हमने राजकीय चिन्ह भी प्रतीक के रूप में अपनाया है। गुप्त काल में भी यहाँ प्रयागराज वाला एरिया जो था, प्रयाग, वो मुख्य केंद्र बनाया था, तो ये है। इसके बाद अगर हम मध्यकाल में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोदी तक जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं, तो गुलाम वंश में जो हुआ करता था, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये वंश जो थे वो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे प्रांत, और इस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कहीं ना कहीं जो मुख्य एरिया था वो क्या था? उत्तर प्रदेश पे कंट्रोल ही था। इसके बाद जब हम मुग़ल काल में आते हैं तो मुग़ल काल का हृदय स्थल भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मुग़लों ने जो राजधानी बनाई थी वो आगरा और फतेहपुर सीकरी को ही केंद्रित किया था, तो ये याद रखना है। इसके बाद विश्व धरोहर अगर पूछा जाए तो विश्व धरोहर में कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश से? आगरा में ताजमहल, आगरा का जो लाल किला है, और फतेहपुर सीकरी, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और ताजमहल और आगरा का किला, ये तो भारत के सबसे प्रारंभिक यूनेस्को विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल हुए हैं, तो ये याद रखने हैं। इसके बाद है आधुनिक भारत में आते हैं, तो आधुनिक भारत में सबसे प्रमुख घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उसे पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। तो 1857 का मुख्य केंद्र चूंकि मेरठ हुआ करता था, क्योंकि 10 मई को जो 1857 में ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था विद्रोह, वो कहाँ से? मेरठ से हुआ था। तो मेरठ के बाद लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, फैज़ाबाद, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, तो इन एरिया, जो ये एरिया थे वो क्या थे? मुख्य केंद्र हुआ करते थे 1857 के। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले 1857 में कहीं ना कहीं सक्रिय थे। इसके बाद नेतृत्व देखें तो झांसी से हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का था। अब मैच द फॉलोइंग के लिए दे सकता है कि मतलब मैच के लिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? अवध, जो लखनऊ वाला एरिया है। मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर, बलिया से थे। मंगल पांडे इंपॉर्टेंट याद रखना, वो वैसे मतलब पैतृक रूप से कहाँ से थे? बलिया से थे। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से थे, तो ये याद रखना है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उत्तर प्रदेश में कई अधिवेशन हुए थे, तो अधिवेशन में सबसे पहले जो शुरुआती अधिवेशन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, प्रथम जो अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जॉर्ज यूले, तो ये याद रखना है। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन जो हुआ था उसमें जॉर्ज यूले थे, और ये क्या थे? प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। अब इन्हें कैसे याद रख सकते हैं? इन्हें यूले इनका नाम है, यूले असल में, तो इन्हें ऊले से याद रख सकते हैं। तो इलाहाबाद वाला एरिया होगा, यहाँ पे जो गंगा और यमुना उनका संगम है, तो ये क्या होते? वहाँ पे ऊले थे, ऐसे याद रख सकते हैं इसे। तो ये स्वतंत्रता की बात देखें तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि भारत की संसद का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद विधायक ये कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश ने अभी तक सबसे ज़्यादा 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, जो उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। अब उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश 3 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है, ये ऊपर का एरिया भाबर वाला एरिया।
तो भाबर और तराई वाला एरिया ये ऊपर का। फिर आ जाता है अब गंगा यमुना का मैदान, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहती हैं, गंगा यमुना का मैदान। और दक्षिण का एरिया कहलाता है पठारी क्षेत्र, तो ये याद रखना है। तो चूँकि हिमालय के गिरपदी क्षेत्रों में जहाँ पे जल ज़्यादा होता है, इसे ही कहते हैं भाबर और तराई वाला एरिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक। अब सहारनपुर ये वाला एरिया आ जाएगा सबसे पश्चिमी, और कुशीनगर तक ये फैला हुआ है पतली पट्टी के रूप में। यहाँ पे चूँकि भाबर को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तराई वाले एरिया में नदी दोबारा से दिखती है, तो भाबर तराई तो ये है। इस वाले एरिया में जो कि उत्तरी एरिया है, यहाँ पानी है अधिक, तो ये उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है तराई वाला एरिया। फिर जो बीच वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का बीच में एरिया, वो क्या कहलाता है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जो भारत ही नहीं पूरे देश में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। दक्षिण का क्षेत्र देखें तो दक्षिण इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन और कठोर चट्टानी वाला क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी रहती है। चूँकि बुंदेलखंड एरिया में जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड वाले एरिया में सूखा पड़ता है। ये एरिया जो बुंदेलखंड का है, यहाँ पे क्या रहता है, सूखा रहता है, तो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की कुछ नदियाँ देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली नदी है गंगा नदी, जो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड वाले एरिया से। तो अगर हम मैप में दोबारा से जाएं, क्योंकि मैप से ही याद रहेगा, उत्तराखंड वाले एरिया से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये, और इसकी एक सहायक नदी है रामगंगा नदी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। रामगंगा जो है गोमती, घाघरा, गंडक, तो गंगा की जो सहायक नदियाँ, इनके नाम याद रखने होते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। इनके अलावा कोसी और है, पर वो बिहार में मिलती है, तो ये याद रखना है। इसके बाद दूसरी नदी है यमुना नदी उत्तर प्रदेश की, ये भी उत्तराखंड से निकलती हैं। दोनों ये हिमनद से, चूँकि ग्लेशियर से निकलती हैं, तो उत्तराखंड से। इसके बाद ये प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना की। तो यमुना अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे बहती है तो नीचे से चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ मिलती हैं यमुना में आके। इसके बाद बात करें अगर घाघरा नदी, जिसे अब सरयू, मतलब हम पौराणिक रूप से सरयू भी कहते हैं, तो घाघरा या सरयू नदी ये कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, तिब्बत वाले एरिया से। मापचा चुंगो तिब्बत वाले, अयोध्या के तट पर, अयोध्या इसके तट पर स्थित है, किसके, सरयू की, जो कि हम रामायण से जानते ही हैं। शारदा जो है वो इसकी सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शारदा वैसे देवी का नाम भी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, भगवान के ही यहाँ जो नदी बहती है, तो शारदा जो है इसकी सहायक नदी है। इसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी की सबसे प्रमुख जो विशेषता है जो पूछी जाती है वो आती है कि ये मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। ऐसे याद कर सकते हैं, मैदान में लोग घूमते हैं तो गोमती को घूमते से याद कर लो। तो एकमात्र नदी है जो घूमती है, मतलब गोमती। तो ये क्या है, मैदान वाले क्षेत्र में। लखनऊ जो है और जौनपुर इसके तट पे है। तो जब लखनऊ की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बीच में है लखनऊ, तो वो किसके तट पे है, गोमती नदी के। तो राजधानी में लोग घूमने जाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब जो निकलती है यहाँ से, वो कौन से एरिया से, पीलीभीत, जहाँ पे फुलहर झील है। अब बात करें तो पीलीभीत कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का। वही बार बार हमें मैप देखना है कि उत्तर वाले एरिया में पीलीभीत जिला है, फुलहर झील, और यहीं से ये निकलती है। इसके बाद बात करें चंबल नदी की, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। तो चंबल जो है वो जाना पाव पहाड़ी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। अब इसे याद करते हैं, चंबल के डाकू सब लोग जानते हैं, चंबल में डाकू हुआ करते थे। तो अगर डाकू होंगे तो वहाँ जा पाएगा कोई, नहीं जा पाएगा, तो जा नहीं पाएगा, तो इसे याद कर लेंगे, जाना पाओ पहाड़ी। तो चंबल में कौन सी एरिया, चंबल कहाँ से निकलती है, जहाँ जा नहीं पाते हैं, तो जाना पाओ ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यमुना की एक सहायक नदी है, अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे पान सिंह तोमर और ये सब जानते हैं, जो चंबल के डाकू हुआ करते थे, मतलब चंबल। इसके बाद बेतवा की बात करें तो बेतवा जो निकली है वो विंध्यन से निकली है, मध्य प्रदेश से। तो विंध्यन वाला जो पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश में, यहीं से बेतवा है। तो बेतवा उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे आके मतलब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये है। अब बेतवा किसकी सहायक है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक है, सब यमुना की सहायक हैं, तो ये याद रखना। इस पर जो दो बांध हैं वो याद रखने हैं। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में बेतवा पे कौन से बांध है, तो एक है माता टीला बांध और एक है राजघाट बांध, तो याद रख सकते हैं। अब अगर हम बेतवा की लोकेशन देखें दोबारा
तरह से मैप में, तो बेतवा वाली नदी इस एरिया में बह रही है और यही एरिया कौन सा है, ललितपुर के ऊपर झांसी वाला एरिया है। तो झांसी वाले एरिया और ललितपुर वाले एरिया का जो एरिया है इसमें ही बेतवा नदी अपना प्रवेश करती है। तो यहाँ पे दो जगह जो बांध है वो है एक माता टीला और राजघाट। तो ऐसे याद करो, राज करती थी झांसी की रानी, तो राजघाट याद रहेगा, और एक है माता टीला, तो टीला है उनका, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये बेतवा। इसके बाद विशेष स्थल देखें तो विशेष स्थल है त्रिवेणी को तो सब जानते ही हैं, जहाँ पे गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। अब मैं हिस्टोरिकल से हम क्या कहते हैं, पौराणिक सरस्वती। हालांकि अब हम हड़प्पा पढ़ते हैं तो हम जानते हैं राजस्थान में जो गग्गर हुआ करती थी उसे भी कहा जाता है वो सरस्वती थी, पर जो है ये याद रखना है। इसके बाद है प्रमुख झीलें जो उत्तर प्रदेश की हैं, तो सबसे प्रमुख आती है कीठम झील जो आगरा में स्थित है। तो कीठम झील कहाँ पे है, आगरा में, ये याद रखनी। गोकुल बैराज तो याद ही रख सकते हैं, गोकुल से मथुरा में ही होगा। इसके बाद है बेला सागर ताल, ये कहाँ पे है, महोबा में है, तो ये याद रख सकते हैं। तो कीठम झील कहाँ, आगरा में, गोकुल तो सबको याद ही रहेगा, बेला सागर कहाँ पे है, महोबा में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ कृषि के देखें तो उत्तर प्रदेश चूंकि अब क्षेत्र जनसंख्या का सबसे बड़ा है, तराई क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न कहाँ होता है, खाद्यान्न का मतलब जो सारी सब फसलें मिला के वो होती हैं उत्तर प्रदेश में ही है। प्रमुख उत्पादन क्या होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू, दूध, चावल, ये सारी चीज़ें ही होती हैं, पर जो प्रमुख जिनमें प्रथम है वो कौन कौन सा है, गेहूँ है, गन्ना है, आलू है, दूध है और कुल सब्जियां हैं, जिनमें प्रथम स्थान पे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। प्रमुख नगदी फसल क्या है, नगदी का मतलब होता है ऐसी फसल जो सीधे काट के मार्केट में बेचने के लिए करते हैं तो रुपए मिल जाता है इससे, तो वो कौन सी है, गन्ना। तो नगदी फसल अगर पूछा जाए, पूछा जाएगा जब अगर कि नगदी फसल कौन सी है तो क्या लगाना है, गन्ना, तो ये याद रखना है। आम के लिए उत्तर प्रदेश जाना ही जाता है और आम में कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे आम है, अमरूद है, इनके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। तो आम के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है मलिहाबादी आम और दशहरी आम। ये कहाँ होता है मलिहाबादी, ये लखनऊ वाले एरिया में होता है, तो मलिहाबादी दशहरी आम। इसके बाद है प्रतापगढ़ और प्रयागराज आंवला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ वाला एरिया और ये एरिया जो है प्रयागराज वाला, ये एरिया कहाँ पे किस लिए फेमस है, आंवला के लिए, तो ये याद रखना है, प्रतापगढ़ और प्रयागराज वाला एरिया। तो प्रा से ऐसे दोनों मिलेंगे तो ये याद रख सकते हैं यहाँ पे। अगले की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति पर, तो उत्तर प्रदेश में जैसे नेशनल पार्क जब हम पढ़ते हैं तो नेशनल पार्क हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी इस वाले एरिया में दुधवा नेशनल पार्क। यहीं पे कौन सा, लखीमपुर खीरी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खीर है, तो जानवर है, दूध दुधवा से याद कर लेंगे, दूध होगी, दूध की बनेगी खीर, तो लखीमपुर खीरी वाले ज़िले में कौन सा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क है तो वहाँ पे टाइगर, बाघ, ये सारी चीज़ें, बारहसिंगा वगैरह सारे होंगे, तो एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में ये वाला एरिया। इसके बाद है टाइगर रिजर्व की बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व, सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं होते हैं, मतलब टाइगर रिजर्व थोड़ा छोटा एरिया भी हो सकता है और बड़े होते हैं नेशनल पार्क। तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा तो है ही है टाइगर रिजर्व। इसके बाद पीलीभीत, अमनगढ़। अब अमनगढ़ कौन सा एरिया है, असल में जिम कार्बेट हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश नहीं बना था, मतलब उत्तर प्रदेश बना का मतलब है जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो ये उत्तर का एरिया था, ये कहलाता था ऊपर वाला एरिया जिम कार्बेट वाला एरिया। तो जिम कार्बेट अब वो कहाँ चला गया, उत्तराखंड में चला गया, तो उसी का जो बफर एरिया है, मतलब लगा हुआ एरिया है, उसे ही अमनगढ़ वाले एरिया उत्तर प्रदेश में कहते हैं। तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ है। इसके बाद बात करें वन्यजीव विहार, तो चंद्रप्रभा जो है चंदौली सबसे पुराना है वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा चंदौली, तो ये याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा चंदौली कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में पुराने अगर हिस्ट्री देखनी है तो हम किधर की तरफ जाते हैं, अगर हम नव पाषाण, पुरा पाषाण काल देखते हैं तो इस एरिया में तो मिलता है ज़्यादातर हमें नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या मगध के, तो यही है, ये बिल्कुल लगा हुआ है बिहार से, इसका नाम है चंदौली जिला जो है। तो चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, तो ये सबसे पुराना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि चंद्र है, चंदौली है, चांदी टाइप का लगेगा,
चांदी टाइप का, तो चांदी के सबसे पुराने सिक्के हुआ करते थे, आहत सिक्के कहलाते, मतलब कहीं से कनेक्ट करके से याद रखना कि सबसे पुराना है वन्यजीव, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि हस्तिनापुर दे देगा तो हस्तिनापुर से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये सबसे पुराना हो सकता है, क्योंकि नाम भी लगेगा। तो अब बात करते हैं हस्तिनापुर की क्या विशेषता है वन्यजीव विहार में। तो हस्तिनापुर है वो सबसे बड़ा वाला एरिया है, ये मेरठ है। हस्तिनापुर को अभी हम जानते हैं जो दिल्ली वाला एरिया हुआ करता है, कुरुक्षेत्र वाला एरिया, उससे हम जानते हैं। तो हस्तिनापुर जो है वो मेरठ वाले एरिया में है और ये सबसे बड़ा है। तो अगर सबसे बड़ा पूछा है, महावीर स्वामी जो है वो ललितपुर में। अब ललितपुर कहाँ देखा, जहाँ हमने झांसी वाला एरिया देखा था साउथ में ललितपुर, तो वहीं पे है महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी ये क्या है, सबसे छोटा है, तो ऐसे याद रखने, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर में, और ये सबसे छोटा है। तो हमने 3-4 लोकेशन देखी, दोबारा से इन्हें हम रिवाइज करते हैं पहले आगे बढ़ने। यहाँ पे कौन सा था, ऊपर वाले एरिया में, खीरी वाले एरिया में लखीमपुर खीरी, खीरी में कौन सा था, तो दूध वाला होगा तो दुधवा हो जाएगा। सबसे पुराना चंदौली वाला एरिया हो जाएगा, ये चंदौली है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा ललितपुर में कौन सा था, इसका नाम महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, तो ये याद रखना। अब पक्षी विहार की बात करें तो पक्षी विहार नवाब, अब ऐसे याद करो, नवाब होते थे पहले, जो राजा महाराजा नवाब होते थे वो पक्षी पालते थे, बहुत ज़्यादा उनके पक्षी होते थे। तो नवाबगंज पक्षी विहार है, ये उन्नाव में है, ये सबसे पुराना है। तो नवाब पुराने ही तो हुआ करते थे, अब तो नवाब होते नहीं, तो नवाब सबसे पुराना है उन्नाव में, तो ये याद रख सकते हैं। और उन्नाव में, उन्नाव को याद रख सकते हैं उन्नति से। तो ये लाख बहोसी जो है ये सबसे बड़ा है, सोचो नाम ही आ रहा है लाख, तो लाख बहोसी पक्षी विहार है कन्नौज में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अब कन्नौज वाला एरिया कहाँ पे, तो यहीं जहाँ झांसी पड़ रहा है उसके ऊपर जो चलेंगे मिटावा की तरफ, ये सब एरिया, तो ये दोनों याद रखने हैं, उन्नाव जा और ये। इसके बाद है शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, जिनमें नियम वगैरह रूल्स फॉलो होते हैं, उन्हें कहते हैं शास्त्रीय। और लोक में क्या अंतर होता है, लोक में जिनमें रूल फॉलो नहीं होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है वो है कथक, जो लखनऊ घराना और बनारस घराने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके बाद है जब हम बात करते हैं लोक नृत्य का, तो ये पूछा जाएगा शास्त्रीय कौन सा है, तो एक ही है कथक। कथक को ऐसे कथा से याद कर लेना है, तो इसमें कथा कही जाएगी तो कथक। इसके बाद लोक नृत्य, जहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं होंगे, जहाँ आम लोगों के बीच में जो फेमस होते हैं, तो पहला है चरगुला। चरगुला ब्रज क्षेत्र में होता है, जिसमें महिलाएं सिर पर पहिया रखती हैं, उसके बाद 108 दीपक वगैरह, तो ये जलाकर नृत्य करते हैं, तो चरगुला याद रखना। उसके बाद है नौटंकी। अब उत्तर प्रदेश में नौटंकी चलती है, तो कानपुर और हाथरस वाले, खैर पूरे उत्तर प्रदेश में ये फेमस है नौटंकी जो है लोक नृत्य, तो चरगुला हो गया, नौटंकी हो गया। इसके बाद रासलीला जो ब्रज क्षेत्र में चलता है। कजरी, कजरी कहाँ चलता है, मिर्जापुर में, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो ये हमने देखे लोक और जो शास्त्रीय नृत्य वाले आ जाएंगे। अब देखें प्रमुख मेले, अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कुंभ मेला, जैसा कि इस बार लगा ही था, तो कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में आयोजित होता है, जो कुंभ मेला हो। इसका बटेश्वर मेला जो जानवरों के लिए जाना जाता है, आगरा में लगने वाला एक प्रसिद्ध पशु मेला है, जो उत्तर प्रदेश और भारत में फेमस है, बटेश्वर मेला, तो ये है जानवरों के लिए स्पेशली। उसके बाद है देवा शरीफ मेला, ये कई बार पेपर में आ चुका है। देवा शरीफ मेला ये है बाराबांकी वाले एरिया में, तो कहाँ पे, बाराबांकी में है देवा शरीफ मेला। यहाँ पे क्यों लगता है ये, तो संत हुआ करते थे, एक सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह में लगने वाला ये मेला है, तो देवा शरीफ मेला, तो सूफी संत के लिए। इसके बाद आएगा नौचंदी मेला। नौचंदी मेला है मेरठ में लगने वाला एक मेला है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो नौचंदी मेला ये कहाँ पे मिलेगा, लगेगा मेरठ में, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करें एक जिला एक उत्पाद की, तो उत्तर प्रदेश के वैसे तो 75 के 75 जिलों में कोई ना कोई ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, पर हम कुछ प्रमुख देख लेते हैं। जैसे लखनऊ का चिकनकारी और जरदोजी है, तो चिकनकारी जो कपड़े पे करते हैं वो, और जरदोजी ये क्या है, लखनऊ के फेमस हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं कपड़ों पर। इसके बाद बनारस की, तो वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ फेमस हैं ही हैं। और उसके बाद मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में पीतल के उत्पाद हैं। अब अगर लोकेशन देखें मुरादाबाद की, तो ये कहाँ पे है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के उत्तर वाले एरिया में यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, पीतल की चीज़ें यहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं, जो धातु शिल्प है। तो मुरादाबाद हो गया, वाराणसी हो गया और लखनऊ हो गया, 3 हो गए। इसके बाद बात करें भदोई। भदोई में क्या है, कालीन होता है, तो भदोई मिर्ज़ापुर के आसपास वाले एरिया में, तो भदोई में क्या है, कालीन है। इसके बाद है आगरा। आगरा तो जानते ही हैं, चमड़े के लिए और पच्चीकारी के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जानते हैं, कांच के लिए भी।
कन्नौज जो है, कन्नौज किसके लिए है, इत्र के लिए है। और सहारनपुर जो सबसे उत्तरी वाला हमने अपना जिला देखा था उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, लकड़ी पे को सहारा देना चाहिए, मतलब लगा देंगे तो ये याद रख सकते हैं, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी। गोरखपुर में क्या होगा, गोरखपुर में टेराकोटा होता है, टेराकोटा से जो मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती हैं, बर्तन वगैरह और जो चीज़ें, तो टेराकोटा वाला याद रखना है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की, अब पॉलिटी वाले क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ से यूपी स्पेशल से आएंगे। तो संसदीय प्रणाली है ये उत्तर प्रदेश में, और राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर सीट की बात करें तो विधानसभा में कितनी सीटें, 403 सीटें हैं विधानसभा में, जो कि निम्न सदन कहलाता है। जो उच्च सदन होता है विधान परिषद, इसमें कितनी सीटें होती हैं, मतलब हैं उत्तर प्रदेश में 100। तो ये सीटें याद रखनी है। जबकि बात करें अगर हम न्यायपालिका के लिए और राजनीति में, तो न्यायपालिका का जो मतलब सुप्रीम को हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ है, प्रयागराज में, जिसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में है। राजनीतिक में देखें मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, ये तो विधानमंडल के हो गए। अब बात करें लोकसभा में कितनी सीटें, तो लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, जो सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में। वैसे ही राज्यसभा में 31 सीटें, जो भी देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये देखा हमने। इसके बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देखते हैं। तो जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की है वो सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश अभी भारत में। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो उत्तर प्रदेश में क्या है, कृषि पर ही आधारित है। तो लगभग 60% लोग कह सकते हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में क्या है, गन्ने का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो ये याद रखना है। खनिज देखें तो ये खनिज का क्वेश्चन काफ़ी आता है कि उत्तर प्रदेश में खनिज, अब सबसे पहली चीज़ है, अगर हम मैप याद रखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी खनिज उत्तर वाले एरिया पूरा पश्चिम में नहीं पाया जाएगा। ज़्यादातर जो खनिज होंगे वो सब इस एरिया में, बुंदेलखंड और सोनभद्र वाले एरिया में इसमें पाए जा रहे होंगे। तो अगर हम देखें चूना पत्थर, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले एरिया में पाया जाएगा, इस वाले एरिया में क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर। फिर कोयला देखेंगे तो वही सेम एरिया है, चूना पत्थर और कोयला। अब यही कोयला क्यों है, क्योंकि यही एरिया है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगा हुआ है, और जो भारत के प्रमुख कोयला भंडार क्षेत्र है। तो सिंगरौली वाला एरिया सोनभद्र में जो कोयला के लिए जाना जाता है। तो अगर पूछ लेगा सिंगरौली कहाँ पे है, तो सोनभद्र में। किस लिए जाना जाता है, लोहा कोयला के लिए, तो किसके लिए, कोयले के लिए। तो याद रखना है। इसके बाद है डोलोमाइट। डोलोमाइट है, मिलता है सोनभद्र वाले एरिया में और बांदा वाले एरिया में। तो इसे याद रखना है, डोलोमाइट कहाँ है, सोनभद्र और बांदा वाले एरिया में। इसके बाद यूरेनियम देखें तो यूरेनियम चूँकि इंपॉर्टेंट है, भारत में ही कम मिलता है और उत्तर प्रदेश में कहीं मिल रहा है। तो कहाँ मिल रहा है, ललितपुर वाले एरिया में, जो झांसी के नीचे, मतलब झांसी वाला एरिया, ये एरिया है ललितपुर का। तो यूरेनियम मिल रहा है ललितपुर में। इसके बाद हीरा मिल रहा है बांदा और मिर्ज़ापुर में। तो हीरा को बांध के रखेंगे तो बांदा और मिर्ज़ापुर में ऐसे। इसके बाद है सिलिका सैंड। सिलिका का मतलब बालू से याद रखेंगे, तो सिलिका सैंड बालू। बालू कहाँ होगी, या नदी होंगी, तो प्रयागराज में को क्या मिलता है, सिलिका सैंड मिलेगा, प्रयागराज के शंकरगढ़ और चित्रकूट वाले एरिया में। इसके बाद उद्योग देखें तो उद्योग उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, या अगर पूछे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक हब ही किसे कहा जाता है, जहाँ पूरा जीडीपी का केंद्र है, तो पूरी जो जीडीपी का केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो है नोएडा गाजियाबाद वाला एरिया ही सबसे टॉप पे आता है, यही नोएडा वाला क्षेत्र। उसके बाद कानपुर, आगरा हुए, ये सब है। तो प्रमुख अगर औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे तो नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, ये हैं। और उनमें भी अगर टॉप पे पूछा जाएगा तो नोएडा रहेगा, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग है, मतलब जैसे इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र जो हैं, मशीनरी वाले, वो कहाँ है, नोएडा में ज़्यादा है। कानपुर को हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कपड़े के लिए जाना जाता है और चमड़े के लिए भी जाना जाता है, तो कानपुर। इसके बाद मथुरा है। मथुरा में एकमात्र क्या है, तेल रिफाइनरी है। तो मथुरा में एकमात्र तेल रिफाइनरी है, ये याद रखना है। इसके बाद है परिवहन और संचार के लिए, तो सड़क देखें तो देश में, देश का सबसे बड़ा सड़क का जो नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में सर्वाधिक है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो। उसके बाद है प्रमुख एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कई सारे एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें सबसे फेमस है गंगा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो सबसे वर्तमान में फेमस चल रहा है बुंदेलखंड, और एक है गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी बना नहीं, लगभग 600 किलोमीटर का है, पूरा पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ देगा ये। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो अगर पूछा जाए तो ये सब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हैं। रेल मार्ग देखें तो देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है यहाँ पे मुख्यालय भी हैं, तो 2 मुख्यालय। जब बात करें उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय तो लगाना है प्रयागराज, इंपॉर्टेंट है। जब मध्य का लगा हो, उत्तर मध्य का, तो प्रयागराज। जब पूर्वोत्तर का लगाया जाए तो क्या लगाना है, गोरखपुर, क्योंकि अगर हम गोरखपुर की लोकेशन देखें तो गोरखपुर ऊपर की तरफ थोड़ा मिलेगा, तो गोरखपुर कहाँ पे मिलता है, पूरब और उत्तर की तरफ, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसे। और जब हम बात करें उत्तर मध्य का तो क्या है, प्रयागराज रहेगा। विशेष और देखें कुछ तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह ये रहता है ये। इसके बाद वायु में तो इम्पोर्टेंट ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनमें क्या है, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, नोएडा, जेवरवाला और अयोध्या। ये इंटरनेशनल है, अयोध्या वाला तो अभी लेटेस्ट में ही शुरू हुआ है। तो नोएडा, जेवर और अयोध्या एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो यह अगला जनगणना के देखें, 2011 की जो जनगणना हुई थी वही लास्ट हुई थी, तो उसके कुछ आंकड़े तो लगभग कितना है, 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या उसके अनुमान में हुआ करती थी भारत में। अब कुछ आंकड़े देखें, जैसे लिंगानुपात, तो जो लिंगानुपात था कुल वो कितना था, 912, 1000 पुरुषों पे कितना, 912 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात अगर देखें बालिकाएं तो वो 902 थी बालिकाएं। इसका साक्षरता दर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर वो कितना है, तो 67% है। इसमें 10% बढ़ा देना है पुरुषों का और 10% महिलाओं का कम कर देना है 67 में से। तो अगर नॉर्मल पूछा है तो 67 है, मतलब औसत पुरुषों का 77 और महिलाओं का 57, तो ये याद रखना है। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है, तो काफ़ी ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है नगरीय जनसंख्या, शहरी जनसंख्या ये पूछता है, तो उत्तर प्रदेश का लगभग 80% पैसे 77.7 है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, लगभग 77% गाँव में लोग रहते हैं, बचे हुए 22% लोग शहर में रहते हैं, तो काफ़ी कम लोग रहते हैं। तो ऐसे याद रख लो, 1-2 लोग रहते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 टाइप का, तो 2% है। इसके बाद है SC ST के लिए, तो देश में सर्वाधिक SC जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अब क्यों है, उत्तर प्रदेश में ही चूँकि जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है, तो SC जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जबकि जब ST जनसंख्या की बात करते हैं, जनजाति क्षेत्र की, तो जनजाति उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कम है और कुल जनसंख्या का 1% से भी कम जनजातियाँ हैं। कितना है, 0.6% है, तो 1% से भी कम जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं भारत की। कुल मतलब जो धार्मिक जनसंख्या देखें तो 80% क्या है, हिंदू हैं और 19% क्या है, मुस्लिम हैं, और बचे हुआ जो 1% है चूँकि थोड़ा थोड़ा कम, तो वो बाकी है। इसके बाद बात करें जनगणना में न्यूनतम और शीर्ष में, जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, प्रयागराज में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, महोबा में। तो याद रखना है, सबसे सर्वाधिक प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। घनत्व तो कहाँ है सबसे ज़्यादा, अब ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद के आसपास। तो गाज़ियाबाद चूँकि पुराना है तो यहाँ जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है, ललितपुर में। क्यों है, क्योंकि ये एरिया बुंदेलखंड में आता है और बुंदेलखंड वाला एरिया सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ जब सूखा होगा तो लोग कम रहेंगे, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ललितपुर में। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, अब गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सभी जॉब वाली चीज़ें हैं, तो इंसान जॉब करेगा तो पढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। या ऐसे याद कर सकते, गौतम बुद्ध बहुत पढ़े हुए थे तो साक्षरता ज़्यादा थी उनकी, तो गौतम बुद्ध नगर साक्षरता था। सबसे कम कौन सा होगा, श्रावस्ती, तो इसे याद करो, कोई छोटी बस्ती है तो वो कौन सा है, बस्ती श्रावस्ती। यहाँ पे जनसंख्या मतलब साक्षरता जो दर है वो सबसे कम है। लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, जहाँ 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं। इसके बाद सबसे कम कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में, चूँकि यहाँ माइग्रेट ज़्यादा लोग जाते हैं, मतलब जॉब के लिए ज़्यादा निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, 851 सबसे कम लिंगानुपात पाया जाएगा। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बलरामपुर जो एरिया है वहाँ पे जो सबसे उत्तर तराई वाले क्षेत्र में है,
यहाँ पे क्या है, बलरामपुर वाला एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है बागपत वाले एरिया में। तो बागपत और बलरामपुर ये याद रखने शिशु लिंगानुपात के। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यक्तित्व तो देखें तो जो कहाँ से कौन व्यक्ति था, जैसे जवाहरलाल नेहरू का संबंध हुआ करता था प्रयागराज से, जबकि लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय से, अगर लोकेशन पूछ ले। ऐसे इंदिरा गांधी तो है ही है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तो प्रयागराज। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म तो ग्वालियर में हुआ करता था, पर उनका कार्यक्षेत्र क्या था, लखनऊ वाला था। साहित्य में देखें तो कबीर वाराणसी से क्षेत्र से जुड़े थे, सूरदास मथुरा से, तुलसीदास चित्रकूट वाला एरिया था, राजपुर चित्रकूट वाला। मुंशी प्रेमचंद, उनका क्षेत्र कौन सा था, गांव उनका था लमही, जो कहाँ है, वाराणसी में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा मुंशी प्रेमचंद का सबसे ज़्यादा वाराणसी वाली। महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद वाला रहा था। और हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उनका क्षेत्र था प्रयागराज वाला। मिर्ज़ा गालिब जो 1857 के समय हुआ करते थे, मिर्ज़ा गालिब, इनका क्षेत्र था आगरा। और अमीर खुसरो जो हुआ करते थे, इनका है पटियाली जिला, मतलब पटियाली जो क्षेत्र है कासगंज में। तो ये देखा हमने। प्रमुख व्यक्तित्व तो और देखे कुछ, जैसे कला संगीत में कौन कौन जाना जाता है, जैसे पंडित रविशंकर हैं, ये कहाँ के थे, वाराणसी के। पंडित रविशंकर वाराणसी के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक, तो ये भी वाराणसी के थे। और पंडित बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से, लखनऊ से संबंधित है, तो इनका पूछा सकता। स्वतंत्रता में मंगल पांडे का जो जन्मभूमि वो बलिया वाला क्षेत्र था। रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी से संबंधित थी। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर से। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो उन्नाव से संबंधित थे। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, याद रखना। बाकी अमिताभ बच्चन को हम जानते हैं। इसके बाद देखें शोध कुछ संस्थान, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ होगा, वाराणसी में ही होगा, तो ये केंद्रीय प्रकार का है। इसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ में। इलाहाबाद वाला जो विश्वविद्यालय प्रयागराज में। अब ये हो सकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब आगरा वाले में भी विश्वविद्यालय जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाता है, पर अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहेगा, जो केंद्रीय है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है विश्वविद्यालय। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में होगा ही। IIT कानपुर को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तकनीकी क्षेत्र है, मतलब इंस्टीट्यूट है। IIM लखनऊ है, जो मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। इसके बाद शोध संस्थान कुछ देखें, जैसे औषधि शोध संस्थान। अनुसंधान कहाँ पे, लखनऊ में। अब तो सोचो लखनऊ क्या है, राजधानी है, तो राजधानी वाले एरिया में दवा इन सब पे शोध ज़्यादा हो रहा होगा, तो औषधि कहाँ, लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान, पेड़ पौधे लगाने, लखनऊ में मान लो पेड़ पौधे कम रह रहे हैं, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो वनस्पति का अनुसंधान वो भी लखनऊ में। लखनऊ में क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर के केंद्र लखनऊ में ही होंगे, क्योंकि राजधानी है। ऐसे ही गन्ना अनुसंधान, ये भी कहाँ है, लखनऊ में। विश्व विज्ञान, तो औषधि हो गया, औषधि और विश्व दोनों कहाँ हैं, लखनऊ में ही हो जाएंगे। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। दलहन वाला कहाँ है, तो दलहन का कहाँ है, कानपुर में। तो याद रखना, दलहन का कानपुर में है। पशु चिकित्सा, तो पशु चिकित्सा इज्जतनगर बरेली वाला है। तो पशु चिकित्सा की बात करें तो इज्जतनगर बरेली में। कृषि वानिकी के लिए कहाँ है, तो झांसी में है कृषि वानिकी केंद्र। उसके बाद कुछ अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के त्यौहार और धार्मिक स्थल, जैसे दीपावली अयोध्या वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। होली वाला एरिया है जो वृंदावन वाला एरिया है, जहाँ पे लठमार होली होती है। देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है, तो देव दीपावली वाराणसी वाला एरिया है, जहाँ पे क्या होता है, लाखों दिए जलाए जाते हैं। तो देव दीपावली वाराणसी वाला। इसके बाद कुछ धार्मिक स्थल देखने जो वर्तमान में बहुत फेमस है, जैसे सबसे पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर। जो काशी विश्वनाथ, ये कहाँ पे, वाराणसी में है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक माना जाता है और सबसे पवित्र स्थलों में से ये है। तो काशी विश्वनाथ कहाँ है, वाराणसी। अयोध्या तो हम जानते ही हैं कि अयोध्या में ही। इसके बाद है मथुरा वृंदावन में कृष्ण की जन्म भूमि, और ये इसके लिए ना जाता है। चित्रकूट और विंध्याचल वाला एरिया है, ये जो विंध्यवासिनी, यहाँ पे क्या है, विंध्याचल देवी विंध्यवासिनी को समर्पित एक शक्तिपीठ है। अगर पूछे तो चित्रकूट विंध्याचल वाले एरिया में देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है।
उसके बाद अगर हम कुछ खेल से जुड़े लोग देखें तो मेजर ध्यानचंद जो ओलंपिक वगैरह थे, इनका जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद को याद रख सकते हैं कहाँ से जन्म था। उसके बाद ये तो वर्तमान के हैं मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, ये जो अभी जिन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। इसके बाद अवसंरचना में तो एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, आगरा में है। ग्रीन पार्क कहाँ है, कानपुर में है। तो अगर पूछ लिया जाए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा, ग्रीन पार्क कानपुर। इकाना कहाँ पे है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदान है जो देखे। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति लाई गई थी, तो 2023 में ये प्रोत्साहित देने के लिए लाई गई थी। उसके बाद है खेल अकादमियाँ खोली गई हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं जो सबसे ज़्यादा है, जैसे मतलब इनमें सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। तो जैसे किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत, इनके सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं से एक मिशन शक्ति है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। तो पूछा जाए कहाँ का है ये, तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का। डिजिटल इंडिया है, कन्या सुमंगला है, कौशल विकास कार्यक्रम है, ये है। तो ये हमने आज उत्तर प्रदेश का पूरा जो रिवीजन किया, क्विक रिवीजन।